स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं हूं तेजस्वी राज पाठक। लास्ट क्लास में हमने भूगोल के परिचय को पढ़ा था। आज हम लोग भारत की स्थिति और विस्तार के और भारत के सामान्य परिचय को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये जान लेना जरूरी है कि ये जो भारत है इसका नामकरण भारत किस प्रकार पड़ा। तो अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में भारत को आर्यावर्त के नाम से भी जाना जाता था। आर्यावर्त के साथ साथ भारत को दक्षिणा पथ के नाम से भी जाना जाता था। इस नाम के साथ साथ भारत को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता था। भारतवर्ष के साथ साथ भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता था। हिंदुस्तान के साथ साथ भारत को इंडिया के नाम से भी जाना जाता था और इंडिया के साथ साथ वर्तमान समय में भारत को हम लोग भारत भी कहते हैं। तो भारत के इतने नाम हुए प्राचीन काल से वर्तमान परिवेश तक। इन नामों के पीछे का कोई ना कोई कारण पौराणिक कथाओं और इतिहास में जरूर मिलता है। तो जैसे सबसे पहला नाम आप लिखा देख रहे होंगे, यह है आर्यावर्त। आर्यावर्त नाम किस प्रकार पड़ा? जैसा कि मैक्स मूलर साहब ने बताया था कि जो आर्य थे, ये आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक वृत्त था। आर्कटिक वृत्त से ये पलायन करके सिंधु नदी के इर्द गिर्द के क्षेत्र में आकर रहने लगे और इसी कारण सिंधु नदी के इर्द गिर्द के क्षेत्र को या उत्तर भारत के क्षेत्र को इन लोगों ने क्या कह दिया? आर्यावर्त। तो ये जो आर्यों के निवास के कारण आर्यों के निवास के कारण आर्यों के निवास के कारण उत्तर भारत को हम लोगों ने क्या कह दिया? आर्यावर्त। तो आर्यों के निवास के कारण उत्तर भारत को हम लोगों ने क्या कह दिया? आर्यावर्त। वहीं पर दक्षिण भारत को हम लोगों ने कह दिया दक्षिणापथ। तो आर्यों के निवास स्थान के कारण उत्तर भारत को आर्यावर्त और दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कह दिया। आर्यावर्त और दक्षिणापथ को जब जोड़ दिया जाए तो बेटा बन जाता है भारतवर्ष। तो आर्यावर्त और दक्षिणापथ के संयुक्त रूप को क्या कह दिया गया? भारतवर्ष कह दिया गया। अगला लिखा है हिंदुस्तान। बेटा आप लोगों ने नाम सुना होगा ईरानियों का। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी कह दिया। ईरानियों ने जो सिंधु नदी थी उस सिंधु नदी को क्या कह दिया बेटा? हिंदू नदी कह दिया। और हिंदू नदी जिस क्षेत्र में बह रही थी उस क्षेत्र को इन लोगों ने हिंदुस्तान की संज्ञा दे दी। किसकी संज्ञा दे दी बेटा? हिंदुस्तान की संज्ञा दे दी। अगला नामकरण आया इंडिया। तो जो यूनानी थे, यूनान के रहने वाले थे यूनानी, उन्होंने इसी सिंधु नदी को इंडस कह दिया। यूनानियों द्वारा सिंधु नदी को क्या कहा गया? इंडस कहा गया। और इस देश को क्या कह दिया गया? इंडिया कह दिया गया। तो आपको इसके पीछे का भी तर्क पता लग गया कि भारत को इंडिया क्यों कहा जाता है। अगला है बेटा भारत। भारत क्यों कहा गया? तो जैसा कि आपने पौराणिक कथाओं में जरूर सुन रखा होगा, आर्यों के एक राजा हुए जिनका नाम था दुष्यंत। दुष्यंत एक राजा हुए और इनकी पत्नी का नाम था शकुंतला। इन्होंने एक संतान को जन्म दिया और उस संतान का नाम था भरत। और भरत कितने साहसी और निडर थे, इन चीजों की चर्चा पौराणिक कथाओं में बहुत विस्तार से की गई है। और भरत ने जिस क्षेत्र पर शासन करा उस क्षेत्र को इन लोगों ने भारत कह दिया। तो हम लोगों ने भारत के नामकरण पर चर्चा करी और भारत के अलग अलग नामों को समझा। तो सबसे पहले हम लोगों ने भारत के नाम को समझा आर्यावर्त। आर्यों के निवास स्थान के कारण भारत को आर्यावर्त कहा गया और भारत के उत्तर भाग को आर्यावर्त कहा गया। दक्षिण भारत को दक्षिणापथ कहा गया और दोनों के सम्मिलित रूप को भारतवर्ष कहा गया। फिर हिंदुस्तान कैसे नाम पड़ा? तो ईरानियों द्वारा जो सिंधु नदी थी, सिंधु नदी को उन्होंने सा की जगह हा पढ़ दिया। तो सिंधु नदी का नाम परिवर्तित करके उन्होंने कह दिया हिंदू नदी। और इस देश को जहां पर यह सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है उस देश को कह दिया हिंदुस्तान। फिर आएंगे यूनानी। यूनानियों ने सिंधु नदी को इंडस कहा और जिस देश में यह नदी प्रवाहित हो रही है उस देश को इंडिया कह दिया। अगला है भारत। तो आपको पता होगा पौराणिक कथाओं में दुष्यंत और शकुंतला के विषय में जरूर चर्चा है और इनके पुत्र हुए भरत और भरत के नामकरण पर भारत नाम पड़ गया। तो ये भारत के नामकरण पर चर्चा कर ली। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा कि भारत का मैप कुछ इस प्रकार दिखता है।
तो भारत के नामकरण पर चर्चा करने के बाद अब हम लोग भारत की अवस्थिति एवं विस्तार को पढ़ लेते हैं। तो उससे पहले आपको कुछ पॉइंट याद रखने होंगे, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि टॉलमी एक व्यक्ति हैं। टॉलमी ने सर्वप्रथम भारत को मानचित्र पर प्रदर्शित करा। टॉलमी ने सर्वप्रथम भारत को विश्व मानचित्र पर प्रदर्शित करा। विश्व मानचित्र पर प्रदर्शित किया। तो टॉलमी पहले ऐसे व्यक्ति हो गए जिन्होंने भारत को विश्व मानचित्र पर अंकित किया। इसके बाद आपको यह जान लेना जरूरी है कि भारत किस गोलार्ध में आता है। तो जिन लोगों को गोलार्ध के विषय में नहीं पता है वो इधर देख लें, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ये गोला है और इस गोले को हम लोगों ने पृथ्वी कह दिया। बेटा गोले के बीचों बीच से एक रेखा चली गई जिसका नाम था 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर इक्वेटर। इसके ये 4 अन्य नाम भी है, 0 डिग्री, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा और इक्वेटर। बेटा इस इक्वेटर के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कह दिया गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कह दिया, इंग्लिश में सदर्न हेमिस्फीयर। तो अगर हम लोग भारत की स्थिति के विषय में देखें तो जैसा कि आपको ये 0 डिग्री लाइन जाती हुई दिख रही होगी, 0 डिग्री लाइन के ऊपर वाले गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध कह दिया। तो भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत की स्थिति की बात करें तो किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में भी कहाँ स्थित है? जैसा कि पहले वीडियो में हमने बताया था कि पृथ्वी पर जमीन के टुकड़े पाए जाते हैं और उनकी संख्या 7 है। उन 7 टुकड़ों में सबसे बड़ा टुकड़ा है एशिया कॉन्टिनेंट। ये क्षेत्रफल में बात कर लें चाहे जनसंख्या में बात कर लें, दोनों में जो एशिया का स्थान आता है वो शीर्ष स्थान पर आता है। तो एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया कॉन्टिनेंट के दक्षिण भाग में, एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में एक देश पाया जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? भारत कहते हैं। तो आपको भारत की स्थिति एवं विस्तार के विषय में भी समझ में आ गया। क्या क्या देखा? टॉलमी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को विश्व मानचित्र पर प्रदर्शित करा। फिर हमने देखा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। फिर तीसरा पॉइंट देखा एशिया के दक्षिण भाग में भारत आता है। अब चौथा पॉइंट देख लें भारत के आकार के विषय में। भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय है। कैसा आकार है? चतुष्कोणीय। भारत का जो आकार है वो चतुष्कोणीय आकार है। चतुष्कोणीय आकार क्या है? मतलब भारत की अगर हम मिलाती हुई 4 रेखाएं खींचें तो उन 4 रेखाओं के बीच में कोई ना कोई एंगल जरूर बन रहा होगा। इसे अभी हम आगे वाली स्लाइड में समझने वाले हैं। तो फिलहाल तो इधर देख लेते हैं कि भारत की स्थिति एवं विस्तार में सबसे पहला पॉइंट देखा हम लोगों ने, भारत को मानचित्र पर प्रदर्शित करने वाले व्यक्ति का नाम टॉलमी था। इसके बाद हमने देखा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। और चौथा पॉइंट देखा भारत का जो आकार है वह चतुष्कोणीय आकार है। कैसा आकार है? चतुष्कोणीय आकार है। अब हम लोग भारत का अक्षांशीय विस्तार को समझ लेते हैं कि भारत कहां से कहां पर लाई करता है। उससे पहले आपको 2 प्रकार की रेखाओं के विषय में जानकारी होनी चाहिए, एक अक्षांश रेखा और दूसरी देशांतर रेखा। ये पृथ्वी है। अगर इस पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन जा रही है जिसका नाम है 0 डिग्री। तो पृथ्वी पर आपको जितनी भी लेटी हुई रेखाएं दिख रही हैं जो पृथ्वी को छल्लों में विभाजित करती हैं, ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये वाली रेखा कौन सी हो गई? अक्षांश रेखा। इंग्लिश में कहेंगे तो इन्हें कहेंगे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के नाम से जानेंगे। जो रेखाएं पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में मिलाते हुए खींची जाएंगी उन लोगों को हम देशांतर रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा के नाम से जानेंगे। तो अब हम लोग पृथ्वी की स्थिति एवं विस्तार के विषय में पढ़ लेते हैं कि पृथ्वी कहां से कहां पर स्थित है। तो पृथ्वी में आपको अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की स्थिति पता चल चुकी है। तो अब हम लोग भारत की स्थिति एवं विस्तार के विषय में पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है जो रेखाएं पृथ्वी को छल्लों में विभाजित करती हैं उन रेखाओं को हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं की संज्ञा दे दी। कौन सी रेखाओं की संज्ञा दे दी? अक्षांश रेखाओं की।
और जो उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध जो रेखाएं पृथ्वी को अक्षांश में विभाजित कर रही थी, उन्हें हम लोगों ने अक्षांश रेखाओं की संज्ञा दे दी। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार का चित्र। अगर हम लोग बात करें कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कह दिया गया 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट ये भारत का पूर्वी विस्तार है। ये वाली दिशा पूरब हो गई, ये वाली पश्चिम हो गई, ऊपर वाली उत्तर और नीचे वाली दक्षिण। तो अगर भारत के पूर्वी विस्तार की बात करें तो 97 डिग्री 25 मिनट। अगर भारत के पश्चिमी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट है। अगर हम लोग भारत के दक्षिणी विस्तार की बात करें तो यह 8 डिग्री 4 मिनट है और यह मुख्य भूमि पर है, मतलब भारत की जमीन पर आता है। मुख्य भूमि पर यह भारत का विस्तार है। अगर भारत के उत्तरी विस्तार की बात करें तो यह विस्तार आ जाता है 37 डिग्री 6 मिनट। इसको डिग्री कहते हैं और इसे मिनट कहते हैं। तो भारत का अक्षांशीय विस्तार हम लोगों ने देखा। पूर्वी विस्तार है 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पश्चिमी विस्तार है। उत्तरी विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट और दक्षिणी विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट। यह विस्तार मुख्य भूमि पर है। अब भारत का वह विस्तार जो मुख्य भूमि पर नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जिसका नाम आप लोगों ने अंडमान निकोबार के रूप में सुना होगा। तो इसका जो सबसे दक्षिणतम पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट आपने सुना होगा, वो 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। तो ये कुछ भारत के आपने विस्तार को समझ लिया कि भारत का जो पूर्वी विस्तार है, जो भारत का पूर्वी विस्तार है, यह पूर्वी विस्तार 97 डिग्री 25 मिनट से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट तक है। फिर हम लोगों ने उत्तरी विस्तार देखा। उत्तरी विस्तार की अगर चर्चा करें तो उत्तरी विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट तक है, जो कि मुख्य भूमि पर है। अगर हम लोग मुख्य भूमि की चर्चा ना करें तो यह अंडमान निकोबार में इंदिरा पॉइंट पर 6 डिग्री 45 मिनट तक देखा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला है चतुर्दिक सीमा, मतलब भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का उत्तरी और दक्षिणी बिंदु भी आपने सुना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है उसका नाम किबीथु है। किबीथु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। इस स्थान पर अगर हम लोग चर्चा करें तो यहाँ पर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और इसका नाम क्या है, किबीथु। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसे बांगुल कहते हैं। इसका एक अन्य नाम बांगुल है। अगर भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें, पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यह बिंदु गुजरात राज्य में स्थित है, जिसका नाम है गौर माता, या फिर कुछ किताबों में गुहार मोती के रूप में भी देखने को मिलता है। गुहार मोती, जो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कुछ इस स्थान पर आपको यह बिंदु देखने को मिलेगा, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। अगर भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो यह उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल कहलाता है। इंदिरा कॉल कहलाता है, जो कि भारत के लद्दाख राज्य में आपको कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें, और यह दक्षिणी बिंदु मुख्य भूमि पर अगर हम लोग बात करें तो यह आपको कन्याकुमारी के रूप में देखने को मिलेगा। कन्याकुमारी के रूप में आपको यह देखने को मिलेगा, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में है। इस कन्याकुमारी का दो और नाम भी हैं, केप कमोरिन, केप कमोरिन, और दूसरा अन्य नाम है
कुमारी अंतरीप। कुमारी अंतरीप भारत के मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु को कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, जो भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसके दो अन्य नाम भी हैं, केप कमोरिन और कुमारी अंतरीप। अब हम लोग भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें, दक्षिणी बिंदु की बात करें, जो कि मुख्य भूमि पर नहीं है, उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में स्थित है। और इसे दो और नामों से भी जाना जाता है। पहला नाम है पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, और एक नाम है पारसेन पॉइंट, पारसेन पॉइंट। तो हम लोगों ने भारत की चतुर्दिक सीमा को पढ़ा। चतुर्दिक सीमा में हम लोगों ने भारत की स्थिति के विषय में जाना, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा चतुर्दिक सीमा। अगर हम लोग बात करें भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, तो जिसका नाम है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश 7 सिस्टर्स का एक राज्य है, मतलब पूर्वोत्तर की 7 बहनों में से अरुणाचल प्रदेश एक है। किबिथु का दूसरा नाम बांगुल भी है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में गौर माता, गुहार माता या गुहार मोती भी है। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा। भारत का मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो यह कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसे केप कमोरिन या कुमारी अंतरीप के नाम से भी जाना जाता है। अगर भारत के दक्षिणतम बिंदु की बात करें, जो कि मुख्य भूमि पर नहीं है, तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार में स्थित है। इसे पिगमेलियन पॉइंट या पारसेन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोगों ने भारत की चतुर्दिक सीमा को भी पढ़ लिया। चलिए आगे देखते हैं। भारत का देशांतरी विस्तार को अब हम लोगों को पढ़ना है। देशांतरी विस्तार से पहले भारत के विस्तार को आपने पीछे देखा कि भारत कहां से कहां तक लाई कर रहा था। आप लोगों ने देशांतर रेखा को भी समझा कि जो रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई खींची जाती हैं, उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं। जो रेखाएं लेटी हुई होती हैं और पृथ्वी को छल्लों में विभाजित कर देती हैं, अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। तो सबसे पहले हम लोग 3-4 पॉइंट को ध्यान से सुनेंगे। आपने कर्क रेखा का नाम जरूर सुना होगा, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा क्या होती है, उससे पहले आपको जान लेना जरूरी है पृथ्वी के विषय में। ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन जाएगी जिसका नाम है 0 डिग्री। अन्य नाम है इसका भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और तीसरा नाम है इक्वेटर। इन 3 नामों से इस 0 डिग्री की लाइन को जाना जाता है। ये पृथ्वी के बीचों बीच से होकर गुजरती है। ये एक काल्पनिक रेखा है, केवल मनुष्य ने अपनी सुविधा के अनुसार इसका सृजन करा है। आप जाएंगे तो कहीं भी आपको देखने को मिलने वाली नहीं है। तो 0 डिग्री के ऊपर वाले गोलार्ध को हम लोगों ने उत्तरी गोलार्ध कह दिया था। 0 डिग्री के दक्षिण भाग में स्थित गोलार्ध को हम लोगों ने दक्षिणी गोलार्ध कह दिया था। उत्तरी गोलार्ध में स्थित ध्रुव को हम लोगों ने उत्तरी ध्रुव की संज्ञा दे दी, और दक्षिणी गोलार्ध में स्थित ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कह दिया। इसके बाद जो रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में स्थित उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची जाती हैं, इन काल्पनिक रेखाओं को हम लोगों ने देशांतर रेखा कह दिया था, देशांतर रेखा कह दिया था। जो रेखाएं पृथ्वी को छल्लों में विभाजित कर रही थी, उन रेखाओं को हम लोगों ने अक्षांश रेखा कह दिया था। ये रेखाएं अक्षांश रेखाएं थी, अक्षांश रेखाएं। उत्तरी गोलार्ध में एक रेखा है जो कि 23.5 डिग्री पर आती है। इस रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री की रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में
23.5 डिग्री की रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से जानते हैं? मकर रेखा। तो ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, और इसी रेखा को हम लोगों ने कर्क रेखा के नाम से जाना। दक्षिणी गोलार्ध में ये वाली जो है रेखा है, ये 23.5 डिग्री है, इस रेखा को हम लोगों ने मकर रेखा के नाम से जाना। इसको इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब आपको कर्क रेखा भी समझ में आ गई होगी कि कर्क रेखा किसे कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कई बार एग्जाम्स में इसका सीक्वेंस भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले कर्क रेखा आती है गुजरात में, गुजरात के बाद कर्क रेखा आती है राजस्थान, राजस्थान के बाद कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बाद कर्क रेखा आती है छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ के बाद कर्क रेखा गुजरती है झारखंड से, झारखंड के बाद कर्क रेखा गुजरती है वेस्ट बंगाल से, वेस्ट बंगाल के बाद कर्क रेखा गुजरती है त्रिपुरा से, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम से। ये कुछ 8 राज्य थे जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो इन 8 राज्यों का सही सीक्वेंस कुछ इसी प्रकार आप याद रखिएगा। सबसे छोटी कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, सबसे छोटी कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है, और सबसे बड़ी कर्क रेखा, सबसे बड़ी कर्क रेखा कहां से गुजरती है? मध्य प्रदेश से गुजरती है। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड की राजधानी रांची जो है वो किस रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। अभी आप लोग पढ़ेंगे भारत की मानक समय रेखा, भारत की मानक समय रेखा। तो भारत की मानक समय रेखा के विषय में भी कुछ जान लेते हैं। ये तो आपको कर्क रेखा के विषय में समझ में आ गया। कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है। कर्क रेखा किस प्रकार की रेखा है? अक्षांश रेखा है। और अभी अभी आपने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के विषय में अंतर को पढ़ा। जबकि जो भारत की मानक समय रेखा है, भारत की जो मानक समय रेखा है, इसी रेखा के अनुसार भारत में समय का निर्धारण किया जाता है, वो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। याद रखना बेहद ही आसान है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के लोग ऑडी चलाते हैं 36 नंबर की। तो इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़। ये 5 राज्य थे। इन 5 राज्यों में एक राज्य आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा। उत्तर प्रदेश में एक जगह है प्रयागराज। प्रयागराज के पास एक जगह है नैनी। तो ये भारत की जो मानक समय रेखा है, ये प्रयागराज के नैनी से होकर गुजरती है। एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? तो कर्क रेखा और भारत की मानक समय रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, और छत्तीसगढ़ में जगह का नाम है सूरजपुर। क्या नाम है बेटा? सूरजपुर। तो भारत की मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को छत्तीसगढ़ में काटती है, और जगह का नाम है सूरजपुर। तो आपको भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति के विषय में समझ में आ गया होगा। भारत में से गुजरने वाली आपने दोनों रेखाओं को पढ़ लिया। अक्षांश रेखा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। उम्मीद करते हैं देशांतर भी आपको उतने ही अच्छे से समझ में आया होगा कि देशांतर रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं
जैसे भारत की मानक समय रेखा है, ऐसे विश्व की भी मानक समय रेखा होगी। जो विश्व की मानक समय रेखा है वो 0 डिग्री है। आपने बहुत बार सुना होगा 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जीएमटी के नाम से भी जानी जाती है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि लंदन के ग्रीनविच कस्बे से होकर गुजरती है। यह रेखा भारत को नहीं, यह रेखा पूरी पृथ्वी को 2 गोलार्ध में डिवाइड करती है। इस वाले गोलार्ध का नाम हो जाता है पूर्वी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, और इस दिशा में स्थित गोलार्ध का नाम हो जाता है पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। तो आपको एक पॉइंट और याद हो गया कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर गोलार्धों में विभाजित करती है। पूरब दिशा में स्थित गोलार्ध को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम दिशा में स्थित गोलार्ध को पश्चिमी गोलार्ध कह दिया गया। पूरब दिशा में जाने पर समय को जोड़ा जाता है और पश्चिम दिशा में जाने पर समय को घटाया जाता है। भारत की स्थिति पूर्वी गोलार्ध में देखने को मिलती है, और यहाँ पर इस स्थिति की बात करें तो ये जो लाइन थी ये 82.5 डिग्री थी, जिसे भारत की मानक समय रेखा कहा गया, भारत की मानक समय रेखा कहा गया, जो कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ 0 डिग्री पर खड़ा है और भारत के संदर्भ में उसको टाइम बताना है, तो यहाँ पर समय को जोड़ा जाएगा, ना कि घटाया जाएगा। कितना जोड़ा और कितना घटाया जाएगा इसकी भी चर्चा कर लें। जैसा कि आपको पता है 24 घंटे में जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है, और एक चक्कर का मतलब 360 डिग्री रोटेट कर लेती है। तो 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम रही है। तो एक घंटे की अगर हम लोग बात करें तो इसको काट देते हैं हम लोग 12 से, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 2 से काटा तो 15 डिग्री। एक घंटे में पृथ्वी कितना घूम रही है? 15 डिग्री घूम रही है। एक घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लें तो ये 60 मिनट आ जाएगा, बराबर 15 डिग्री। तो एक डिग्री को घूमने में कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट लगेगा। पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट लगेगा। इसको सरल भाषा में ये भी कह सकते हैं, एक देशांतर से दूसरी देशांतर तक सूर्य प्रकाश पहुंचने में 4 मिनट का समय लग सकता है। तो इसी प्रकार जैसा कि आपको ऊपर चित्र में दिख रहा होगा, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर 0 डिग्री पर बैठा हुआ है और उसकी घड़ी में 12 बजे हुए हैं, कितने बजे हुए हैं? 12 बजे हुए हैं, और यहाँ पर 82.5 डिग्री यानी कि भारत पे उसको समय की जानकारी देनी है। तो आपको ये तो पता है कि हाँ 0 डिग्री के पूरब दिशा में जाने पर समय को जोड़ा जाता है और पश्चिम दिशा में जाने पर समय को घटाया जाता है। कितना जोड़ा जाएगा? तो 1 डिग्री चलने में कितने मिनट का समय लग रहा है? 4 मिनट का। तो यहाँ से हम लोग टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल करेंगे वो 82.5 डिग्री करेंगे। तो 82.5 डिग्री चलने में हमको कितना समय लगेगा? तो 82.5 डिग्री का इधर भी गुणा कर देंगे, तो टोटल समय आ जाएगा 330 मिनट। और 330 मिनट का मतलब होता है 5 घंटे 30 मिनट। मतलब हमको यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और यहाँ पर समय का निर्धारण करना है, तो जो टाइम है उस टाइम में जोड़ा जाएगा। ये तो आपको पता है। कितना जोड़ा जाएगा? 5 घंटे 30 मिनट। तो अगर हम 5 घंटे 30 मिनट जोड़ दें तो ये 30 हो गया, और 12 5 कितने होते हैं? 17। 17 का मतलब 5:30 उसकी घड़ी में समय हो रहा होगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि ये गोला था, गोले को ही हमने पृथ्वी कहा। 0 डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर रही थी। पूरब दिशा में स्थित हिस्से को हम लोगों ने पूर्वी गोलार्ध और पश्चिम दिशा में स्थित हिस्से को हम लोगों ने पश्चिमी गोलार्ध कह दिया। पूरब दिशा में जाने पर समय को जोड़ा जाएगा और पश्चिम दिशा में आने पर समय को घटाया जाएगा। भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री है यदि कोई व्यक्ति 0 डिग्री पर बैठा हुआ है, और भारत के परिप्रेक्ष्य में उसको समय की जानकारी लेनी है तो समय को जोड़ा जाएगा। और कितना जोड़ा जाएगा? तो उससे पहले हमने 1 डिग्री द्वारा
तो उसके लिए हमको 1 डिग्री में घूमने में कितना समय लगेगा इसको देखा। तो 24 घंटे में पृथ्वी घूम रही थी 360 डिग्री, 1 घंटे में घूम रही थी 15 डिग्री, और 1 डिग्री घूमने में कितना समय लग रहा था? 4 मिनट का समय लग रहा था। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला देखते हैं जननांकिकीय। जननांकिकीय क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का जो क्षेत्रफल यानी कि एरिया है, वो एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का एरिया है। भारत, अगर हम लोग जनसंख्या में बात करें, तो जो भारत का क्रम है जनसंख्या में वो दूसरा है। चीन के बाद सेकंड नंबर पर भारत का क्रम आता है। अगर हम लोग क्षेत्रफल में बात करें, तो क्षेत्रफल में जो भारत का स्थान है वो 7 नंबर पर आता है। किस नंबर पर आता है? 7 नंबर पर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास मात्र 2.4% है, और विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5%, कितने परसेंट? 17.5% भारत में निवास करती है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पूरे 7 महाद्वीपों को हम 100 गज जमीन दे दें तो भारत के पास मात्र 2.4 गज जमीन आती है। पूरे विश्व में अगर हम लोग 100 लोग मान लें तो भारत में इस 2.4 गज जमीन में लगभग 18 लोग हम लोग कह सकते हैं, या 17.5 लोग रह रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार की जननांकिकी है भारत की। अब हम लोग भारत के विस्तार को और ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं। जैसा कि आपको ये चित्र दिख रहा होगा, भारत की स्थिति के संदर्भ में ये आपको भारत दिख रहा होगा। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, जिसे इंद्राकौल कहा था। ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, जिसे मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु है, जिसे हम लोगों ने कन्याकुमारी के नाम से जाना। अगर उत्तर से दक्षिण एक मिलाती हुई लाइन खींच दें और इसकी लंबाई की बात करें, तो इसकी लंबाई आपको 32-14 किलोमीटर देखने को मिलती है। कितनी लंबाई है? 32-14 किलोमीटर, 3,214 किलोमीटर। और अगर हम लोग इस दिशा से इस दिशा की ओर बात करें और मिलाती हुई एक लाइन खींच दें पूरब दिशा से पश्चिम दिशा की ओर, तो इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 29-33 किलोमीटर आती है। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच का अगर अंतर देखें तो लगभग 281 किलोमीटर का आता है। और यही कारण है कि जो भारत का आकार है वो चतुष्कोणीय है, 4 कोणों से मिलकर बना है, चतुष्कोणीय आकार है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये देखिए कुछ इस प्रकार का ऐसा आकार भारत का आपको देखने को मिलेगा। चतुष्कोणीय, पहला कोण ये हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, तीसरा कोण ये हो गया और चौथा कोण ये हो गया। तो ये भारत के चतुष्कोणीय आकार को भी प्रदर्शित करता है। अब 2 पॉइंट और देख लेते हैं। भारत का जो स्थलीय भाग है वो चारों ओर देशों से घिरा हुआ है। अगर हम लोग भारत के स्थलीय भाग की बात करें, भारत के स्थलीय भाग की बात करें तो इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम लोग भारत की जलीय सीमा की बात करें, जलीय सीमा की बात करें, अभी केवल मुख्य भूमि की जलीय सीमा की बात कर रहे हैं, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल नहीं करेंगे, तो इसकी जलीय सीमा 6100 किलोमीटर हमको देखने को मिलेगी। अगर हम लोग भारत की जलीय सीमा में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल कर दें तो यही लंबाई बढ़कर 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी, 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगी। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, अगर हम भारत के यहाँ से ये डिस्टेंस को ट्रेवल करने की कोशिश करें और इस डिस्टेंस को मेजर करें तो यह भारत का वह भाग है जो स्थल से घिरा हुआ है। स्थल का मतलब जमीन से घिरा हुआ है। और भारत के अगर इस स्थिति पर चर्चा करें कि इसकी लंबाई कितनी देखने को मिलती है, तो भारत के इस स्थलीय भाग की लंबाई आपने अभी पीछे देखा होगा
15,200 किलोमीटर आपको देखने को मिलती है। अब भारत के हम जलीय क्षेत्र की बाउंड्री को नापने की कोशिश करें, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। ये कुछ इस प्रकार है भारत का जलीय क्षेत्र, जो चारों ओर से, तो ये कुछ इस प्रकार है भारत का जलीय क्षेत्र, जिसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी है बेटा? 6100 किलोमीटर है। अगर इसमें हम लोग अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप इन दोनों को शामिल कर दें तो यही लंबाई बढ़कर 7516.6 किलोमीटर हो जाती है। तो ये हम लोगों ने भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को पढ़ा। जलीय सीमा में पढ़ने से पहले हमने जननांकिकी को पढ़ा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा और क्षेत्रफल में भारत का स्थान 7वां आता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। और इसी के बाद हम लोगों ने भारत के चतुष्कोणीय आकार के होने का कारण को समझा। इसके बाद हमने देखा कि भारत का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। तो उत्तर से दक्षिण विस्तार आपको 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम विस्तार आपको 2933 किलोमीटर देखने को मिलता है। और दोनों के बीच का अंतर 281 किलोमीटर आता है। यही 281 किलोमीटर का अंतर भारत के चतुष्कोणीय आकार को प्रदर्शित करता है। फिर हमने देखा भारत के स्थलीय भाग की सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, जो कि आपको गुजरात राज्य से ऐसा होता हुआ दिख रहा होगा। इसकी लंबाई 15,200 किलोमीटर है। जलीय सीमा की बात करें, और वो भी केवल मुख्य भूमि की, मतलब अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को शामिल नहीं करेंगे, तो इस जलीय सीमा की लंबाई आपको 6100 किलोमीटर देखने को मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही हम अंडमान और निकोबार की जलीय सीमा को शामिल कर लेंगे, ये लंबाई बढ़कर 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं भारत तथा उसके पड़ोसी राज्यों पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत के पड़ोसी दोनों जगह मौजूद हैं, चाहे वो जल की बात कर लें या फिर हम लोग स्थल की बात कर लें। अगर जल की बात करें तो भारत के दो पड़ोसी तो बहुत नजदीक हैं और एक पड़ोसी थोड़ा दूर आपको देखने को मिलेगा। इन दो पड़ोसियों में सबसे पहला पड़ोसी आएगा आपका मालदीव। मालदीव ये भारत का जलीय पड़ोसी है। दूसरा आएगा श्रीलंका। श्रीलंका। और जो हमारा तीसरा पड़ोसी है वो आएगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ये भारत का जलीय पड़ोसी है, मतलब जल में रहने वाला है भारत का पड़ोसी। अगले हम भारत के स्थल में पड़ोसी की बात करें तो सबसे पहले आपको पाकिस्तान देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। अफगानिस्तान के बाद आपको चाइना देखने को मिलेगा। चाइना के बाद आपको नेपाल का क्षेत्र देखने को मिलेगा। नेपाल के बाद आपको भूटान देखने को मिलेगा और इस दिशा में आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। भारत का एक और पड़ोसी है जिसका नाम क्या है? बांग्लादेश। तो भारत के इन पड़ोसियों के विषय में भी जान लें, जो कि स्थल में भारत के पड़ोसी हैं। किसमें है? स्थल में। सबसे पहले आपने सुना होगा नाम पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बाद अगला पड़ोसी है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ लगभग 106 किलोमीटर की सीमा हम लोग साझा करते हैं। अफगानिस्तान के बाद चीन। चीन के बाद नेपाल। नेपाल के बाद भूटान। भूटान के बाद म्यांमार और म्यांमार के बाद बांग्लादेश। ये भारत को स्थल से घेरे हुए हैं। सबसे पहला पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चीन, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार और फिर बांग्लादेश। ये भारत के पड़ोसी देश हैं जो कि स्थल के साथ भारत से सीमा को साझा करते हैं और ये भारत के जलीय पड़ोसी देश हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो अगले वीडियो में आएगा, जिसमें हम भारत के सभी पड़ोसियों की चर्चा करेंगे। भारत कितने लंबी सीमा उन पड़ोसियों के साथ साझा करता है, उनके साथ साथ कौन सी सीमा रेखाएं हैं। इसके बाद भारत के अन्य चैनलों को भी हम लोग जानेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।